एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको गिवन है कि फर्स्ट क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें ये बताना है कि ये जो पार्ट आपको फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक दे रखे हैं, तो इसमें आपको यही बताना है कि कौन से रिलेशन जो हैं वो आपकी रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं एंड ट्रांजिटिव हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है कि रिलेशन आर इन द सेट ए 1, 2, 3 ... देन 13, 14 तक आपको सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं 1 से लेके 14। देन डिफाइंड एज आर आपको गिवन है कि x, y जो आपका पेयर बनेगा, देन 3x - y इज़ इक्वल टू 0। ये कंडीशन होनी चाहिए। तो इसमें देखिए एक सेट आपको A गिवन है, तो इसका मतलब A का A के साथ ही रिलेशन है। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है। उसके बाद रिलेशन R जब आप इसमें निकालेंगे तो 3x - y इज़ इक्वल टू 0 गिवन है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू 3x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि y का जो एलिमेंट है वो x का 3 टाइम्स है। तो इस तरह से अगर हम रिलेशन इसको, अब देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, R उस तरह से पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए x, y। सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे या तो आपके लिए थोड़ा और आसानी रहेगी कि मान लीजिए A का A के साथ रिलेशन है। इस तरह से हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसमें 13, 14 ये एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसमें भी 14 है, इसमें 14 है, क्योंकि A का A के साथ रिलेशन है। तो आप देखिए अगर हम x की जगह यहाँ पे अगर हम x की जगह 1 लिखते हैं तो 1 का y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू। अब जैसे ये जो है x की वैल्यू हो जाएंगी, यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू अगर हम 1 यहाँ लिखते हैं 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 लिखते हैं तो कितनी हो जाएगी, 2, 3 = 6, मतलब 2 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। 2 का रिलेशन 6 से हो जाएगा। उसके बाद 3 आप लिखोगे x की जगह, तो y का रिलेशन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 9 से। इसी तरह से 5 अगर 4 लिखते हैं तो 4, 3 = 12, तो 4 का रिलेशन किससे हो गया, ये 12 से। ओके बाद उसके बाद जो हम क्या करेंगे, 5 अगर x की जगह हम 5 लिखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। बट A जो सेट है उसमें 15 है नहीं, 14 तक ही एलिमेंट है। तो आपका यही पे रिलेशन बनेगा, आपका ये पेयर इसके ये बनेंगे 1, 3, देन 2, 6, देन 3, 9, देन 4, 12। 4, 12 इस तरह से ये R बन जाएगा। R आपका सेट ये बन गया। तो इस तरह से ये बन जाएंगे R। तो अब आप बताइए कि इसमें रिफ्लेक्सिव ये है कि नहीं है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे होगा, कैसे पता करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन देखिए, इसमें ना तो आपको 1, 1 दिख रहा है, ना 2, 2, ना 3, 3, मतलब 14, 14 तक कोई भी टर्म आपको नहीं दिख रहा है इसमें। तो इसमें जो है A, बिलोंग्स टू R, इस तरह की कंडीशन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें सिमेट्रिक की। अगर सिमेट्रिक में देखें तो 1, 3 और 3, 1 होना चाहिए, नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। 2, 6, 6, 2 होना चाहिए, नहीं है इसमें, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की तो 1, 3 और 3, 9 यहाँ पे है,
तो 1,9 इसमें होना चाहिए, नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो इसको देखिए लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरीके से इसको लिखते हैं। तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को शो करना चाह रहे हैं, तो हम ये लिख देते हैं पुट y इज़ इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है 3x माइनस एक्स होना चाहिए। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में होगा, दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो y की जगह भी हमने x लिख दिया। बट और ये जो आ रहा है कितना 2x इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल होना चाहिए था, तभी होगा रिफ्लेक्सिव। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सेकेंड सिमेट्रिक की कंडीशन में कैसे लिखेंगे, इफ़ 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है, हाँ ठीक है, हम ये बात मान लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। देन 3y माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए थी, ये माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू, बट ये फॉलो नहीं होगी, ये तो हो जाएगी बट ये नहीं होगी। तो इस केस में हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि r इज़ नॉट सिमेट्रिक, r इज़ नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव के केस में क्या लिखेंगे, इफ़ 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन हम मान लेते हैं ये सही है। तो देन सेकेंड केस में 3y माइनस जेड इज़ इक्वल टू 0, मतलब ये भी ठीक है, ये भी सही है। तो अब नेक्स्ट केस में क्या होना चाहिए, देन 3x माइनस जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब ये दोनों मान लीजिए किसी केस में x और y और एंड z की वैल्यू पुट करने से ये दोनों केस सही हो जाते हैं। तो 3x माइनस जेड इसमें पुट करने से ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं r इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं। ये आपको फर्स्ट पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है रिलेशन आर इन द सेट n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज़ लेस देन 4। एक्स की वैल्यू एज 4 से कम है, मतलब नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब 1 2 3 तक ही जाएगी एक्स की वैल्यू, है ना। जैसे अगर इसमें हम देखें तो x एक सेट है आपका जिसमें ये 1 2 3 तक ही जाएगी वैल्यू x की। और यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे y की वैल्यू x प्लस 5, नेचुरल नंबर्स तो दोनों हैं, इसमें तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। तो अब मान लीजिए सपोज़ हम 1 यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, ये x, इसमें भी नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 तक ही आएंगे। अब यहाँ पे n x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6, मतलब 1 का रिलेशन किससे रहा होगा, 6 से। उसके बाद 2 यहाँ पुट करोगे तो 2 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 7 से, क्योंकि 5 प्लस 2। उसके बाद 3 पुट करोगे तो 8 हो जाएगी, मतलब 3 का रिलेशन 8 से हो जाएगा। तो जो r आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1,6, उसके बाद 2,7, देन 3,8। तो r की वैल्यू ये आ जाएगी 1,6, 2,7, 3,8, ये रिलेशन आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये ना तो 1,1 है, ना तो 2,2 और ना ही 3,3 यहाँ पे है वैल्यू। तो इसलिए ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, और सिमेट्रिक में अगर हम चेक करें तो 1,6 है तो 6,1 होना चाहिए, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव में अगर हम देखें तो 1,6
आगे हमें कोई अच्छा यहाँ पे 1,6, 2,7, 3,8। अब देखिए इस एक स्पेशल केस बन गया यहाँ पे एक ये स्पेशल केस बन गया कि 1,6 और 2,7, 3,8 ये आपको दिया हुआ है। तो इस केस में ये देखिए सबसे पहले तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक, सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव की बात करें तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि A, B इसमें है, B, C इसमें नहीं है और C, A। जब B, C नहीं है तो हम A, C की तो बात करेंगे ही नहीं। यहाँ भी 2,7 जैसे A, B है, B, C नहीं आ रहा। अब यहाँ पे जितने भी पेयर हैं वो डिफरेंट पेयर हैं। एक ये स्पेशल केस यहाँ पे बन रहा है। तो 1,6, 2,7, 3,8। तो जैसा मैंने ट्रांजिटिव में आपको बताया था सेकेंड केस में, तो वही कंडीशन यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव होगा, ये स्पेशल केस है तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव होगा। तो इसमें ये दो नहीं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। इसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में आपको गिवन है रिलेशन R इन द सेट A 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज R आपको रिलेशन गिवन है x, y सच दैट y इज़ डिविजिबल बाई x। जो y का टर्म है वो x, y, जो ये y होगा वो डिविजिबल होगा x से। इस तरीके से आपको लिखने हैं। तो देखिए कैसे हम इसको लिखेंगे। अब हम यहाँ पे R इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कौन कौन से पेयर आ जाएंगे? हम एक तो ये 1 से लेके 6 तक जितने भी हैं ये आ सकते हैं, मतलब 1,1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 से डिविजिबल है तो 1,1, देन 2,2, 3,3, देन 4,4। ये जो डबलेट हैं इनको ये डबलेट भी जितने भी होंगे वो आ जाएंगे आपके 6,6 तक, ठीक। अब उसके बाद आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो यहाँ पे y इज़ डिविजिबल बाई x होना चाहिए। जो y का टर्म है वो डिविजिबल होना ही चाहिए किससे? x से। अब मान लीजिए 1,2 लिख सकते हैं, 1,3, देन 1,4, देन 1,5, देन 1,6, ये हो गया। अब उसके बाद 2 से डिविजिबल हो रहा है कौन सा टर्म? 4, देन 2,6, 3 से कौन सा 6 डिविजिबल होगा? 4 से कोई नहीं होगा, 5 कोई नहीं, 6 तो यहाँ तक ये हो जाएंगे। इस कंडीशन को जो फॉलो करेंगे तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितने भी एलिमेंट थे इसमें 1 से लेके 6 तक उन सबके डबलेट हैं इसमें। देखिए 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, देन 6,6। तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। और उसके बाद हम बात करें सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में देखिए अगर यहाँ पे 1,2 है तो क्या 2,1 है इसमें? और 1,3 है तो क्या 3,1 है? नहीं। 1,4 है तो 4,1 नहीं है। और 2,4 है तो क्या 4,2 है? नहीं है। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब मैं बात करूं ट्रांजिटिव की तो क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव में देखिए अब यहाँ पे देखिए 1,2 है ये वाला, और यहाँ पे 2,4 है, मतलब A, B, B, C। तो इसका मतलब 1,4 होना चाहिए, है 1,4। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए हमने इन तीनों को बता दिया, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको इस तरीके से लिखना है। तो रिफ्लेक्सिव में आप लिख सकते हो A, बिलोंग्स टू R, मतलब A की इमेज A से है तो बिलोंग्स टू R। और इसमें आप ये कह सकते हो कि कोई भी एक ले लो, 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और ट्रांजिटिव में अब अगर हम लिखना चाहें तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 4 बिलोंग्स टू आर, देन 1, 4 also belongs to R, then this is a transitive relation. Okay, reflexive, transitive but not symmetric. तो ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट करते हैं। चलिए हम फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें रिलेशन आर इन द सेट जेड, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड जो है आपका इंटीजर्स, मैंने आपको बताया था, इसमें जेड जो है इंटीजर्स को डिनोट करता है। डिफाइंड एज आर एक्स माइनस वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। तो इस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है कि जिसमें एक्स माइनस वाई नहीं, एक्स कॉमा वाई है, सॉरी ये एक्स कॉमा वाई है, सच दैट एक्स माइनस वाई इज़ अ इंटीजर। जो x माइनस वाई जो है वो आपका इंटीजर आना चाहिए। अब आप देखिए, अगर आप किसी भी इंटीजर को इंटीजर से माइनस करोगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, ये आप सब जानते हो। तो मीन्स अगर आप पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव से करोगे तब भी वो कुछ ना कुछ इंटीजर ही दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंटीजर को जब भी हम इंटीजर से माइनस करते हैं तो इंटीजर दे देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो x माइनस वाई, अगर हम x माइनस एक्स करते हैं, y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो x जब आप यहाँ पुट करोगे तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। 0 तो इंटीजर है, तो इसका मतलब जो है इंटीजर हमें वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे आप और किसी इंटीजर को वैसे मान लिए 3 माइनस 3 करोगे तो भी तो 0 मिलेगा, 4 माइनस 4 करोगे तो भी 0 मिलेगा, -4 और -4 इस तरह से माइनस करोगे तो भी 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब इंटीजर को जब इंटीजर से माइनस करते हैं तो हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन में भी यही कंडीशन होगी, अगर आप x माइनस वाई करोगे तो इंटीजर मिलेगा और y माइनस एक्स करोगे तो इंटीजर। मतलब हमारा पर्पज़ क्या है कि इंटीजर आना चाहिए। तो दोनों केस में इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा, ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक भी है। उसके बाद ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर हम x माइनस वाई करते हैं तो हमें इंटीजर मिल रहा है, और y माइनस जेड करोगे तो भी इंटीजर मिलेगा। जेड हमने एक कोई थर्ड इंटीजर मान लिया है, तो y माइनस जेड करोगे तो भी हमें इंटीजर मिलेगा, और फिर x माइनस जेड करेंगे तो भी हमें इंटीजर मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ट्रांजिटिव केस में क्या होगा कि तीनों कंडीशन में आप चाहे x माइनस वाई करो, y माइनस जेड करो, x माइनस जेड करो, तीनों केस में आपको इंटीजर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे इस पार्ट में हमें यही बताना था, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये इसमें तीनों हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों हैं तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है, ये रिलेशन जो आर दिया हुआ, ठीक, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका फोर्थ पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें फिफ्थ पार्ट में रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। रिलेशन आर जो है, जो हमें बताना, रिलेशन आर आपको गिवन है। सेट ए जो है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग्स का है। ह्यूमन बीइंग्स मतलब एक टाउन में जो पर्सन रह रहे हैं उनका एक सेट है, और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हर सेट में कुछ ना कुछ दे रखी है। हर पार्ट में आपके ये 5 पार्ट दे रखे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे आर आपको दिया हुआ है x, y, आपको पेयर एक बनाना है। किस तरीके, x एंड y वर्क एट अ सेम प्लेस। ये आपको x और y की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि x और y जो है
ह्यूमन बीइंग्स ये आप वर्क मतलब काम करते हैं एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे काम करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन बतानी, क्या ये होगा। तो रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव फंक्शन की बात करें तो ये अब जैसे x y वर्क एट द सेम प्लेस, अब x इज इक्वल टू वाई, हमें यहाँ पे ये बोला गया सेम प्लेस। इसका मतलब जब भी सेम लिखा आ जाए कहीं भी इसी, तो वो तीनों हो जाते हैं। ये आप एक सिंपल फंडा समझिए। तो x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, यानी x कॉमा एक्स। मोटिव क्या है कि एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो x और y दोनों एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। और उसके बाद हम बात करें सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो x, अगर हम बात करें कि x और y जो है बिलोंग्स टू r है, मतलब x और y एक जगह काम कर रहे हैं, एक ही जगह, तो y कॉमा x भी तो एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो इस केस में ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। और ट्रांजिटिव की बात करें तो x कॉमा y ये दो पर्सन है, बिलोंग्स टू r, एक जगह काम कर रहे हैं। इसी तरह तो y कॉमा z, एक थर्ड पर्सन ले लिया z, वो भी r से बिलोंग कर रहा है, और y कॉमा z भी सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो x कॉमा z बिलोंग्स टू r हो जाएगा, क्योंकि x y दोनों एक सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, y z भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब x z भी सेम प्लेस पे ही वर्क करेगा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये दोनों कंडीशन होंगी, तो यहाँ पे ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में देखें तो इसमें एक रिलेशन गिवन है, x कॉमा वाई, अब x एंड y लिव इन अ सेम लोकेलिटी। अब यहाँ पे देखिए सेम वर्ड आया, यहाँ भी आया था, तो ये आँख बंद करके आप लिख दो, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ये तीनों होने की वजह से ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे देखिए R आपको ये रिलेशन गिवन है। देखिए x कॉमा वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब R यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, x कॉमा वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ये गिवन है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जो x है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है, किससे बड़ा है, y से। मतलब हाइट के बारे में बात की जा रही है कि x की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, किससे, y से। ठीक है, हम ये मान लेते हैं। तो ये तो चलो ठीक है, आपका रिलेशन आपका गिवन है। अब हमें बताना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, यही तो बताना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखो, अगर हम ये देखें कि x की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ये आपका रिलेशन में गिवन है, x कॉमा एक्स लिखना पड़ेगा। x कॉमा वाई आपका ये गिवन है, जो पेयर वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है, x जो बड़ा है y से। बट x कॉमा एक्स जब हम इसमें लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा। ये क्यों, x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r क्यों होगा, क्योंकि x जो है खुद से क्या अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है क्या, टॉलर। x कॉमा एक्स रिफ्लेक्सिव तो हमें यही बताता है कि खुद की इमेज उसे दिखनी चाहिए उसमें। तो x कॉमा एक्स यहाँ पे, और पेयर हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच रिलेशन क्या दे रखा है कि x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन। तो यहाँ पे हम ये लिखें x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो x खुद से तो 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे ये x कॉमा एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक की, तो
अब क्वेश्चन में बोला है कि x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, हम मान लेते हैं कि x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, कि x बड़ा है y से 7 सेंटीमीटर। अब इसमें सिमेट्रिक में ये होता है कि y, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। कहने का मतलब अब हम इसको ऐसे पढ़ें, y इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ऐसा कैसे हो सकता है कि x बड़ा है y से 7 सेंटीमीटर, और फिर अगले केस में हम कह दें कि y बड़ा है x से 7 सेंटीमीटर, तो ये तो गलत हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव की बात करें तो x, y बिलोंग्स टू r है। ठीक है, मान लेते हैं। और y, z एक थर्ड पर्सन ले लिया, और y और z के बीच में रिलेशन है कि y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, तो x जो है यहाँ पे बड़ा है y से, और y यहाँ पे बड़ा है z से। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक, और ये y 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इनके बीच में कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर डिफरेंस हो गया, मतलब x z से 14 सेंटीमीटर हो गया बड़ा। तो यहाँ पे ये डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन देखिए मैंने आपको डिटेल में बता दी इसके सी पार्ट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट डी पार्ट, इसमें आर गिवन है, आपका रिलेशन इसमें गिवन है x, y सच दैट x इज़ वाइफ ऑफ y। x जो है वो वाइफ है किसकी? y की। तो y क्या हुआ? हस्बैंड। x इज़ द वाइफ ऑफ y। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो मैं रिफ्लेक्सिव के बारे में बतानी है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखो रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो x, x बिलोंग्स टू r, ये होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में। तो यहाँ पे जो इनके बीच रिलेशन दिया गया है वो है x इज़ वाइफ ऑफ y, और यहाँ पे भी रिलेशन वही हमें यही वाला बोलना पड़ेगा कि x इज़ वाइफ ऑफ x। क्या x खुद की वाइफ हो सकती है? नहीं। तो ये x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ये इस केस में रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, तो ये पहला हमने रिफ्लेक्सिव बता दिया। उसके बाद सिमेट्रिक की बात करें तो x, y बिलोंग्स टू r, ये है x, y बिलोंग्स टू r। हम मान लेते हैं कि ठीक है x इज़ वाइफ ऑफ y। तो y, x सिमेट्रिक में तो यही होता है कि हम इसके बाद हमें फिर ये लिखना पड़ेगा y, x बिलोंग्स टू r। तो अब हम पढ़ के देखते हैं कि y इज़ वाइफ ऑफ x। अभी यहाँ पे तो था कि x y की वाइफ है, बट यहाँ पे ये निकल रहा है निष्कर्ष यहाँ पे कि y जो है y वो x की वाइफ है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, डज नॉट बिलोंग्स टू r। देन इस केस में ये सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में x, y बिलोंग्स टू r। ओके, हम मान लेते हैं। उसके बाद y, z एक थर्ड एलिमेंट ले लिया, बिलोंग्स टू r, ये भी मान लेते हैं सही है कि x इज़ द वाइफ ऑफ y एंड y इज़ द वाइफ ऑफ z, एक थर्ड एलिमेंट ले लिया, थर्ड पर्सन को। और उसके बाद हमें यही लिखना पड़ेगा कि x, z बिलोंग्स टू r, यही लिखना पड़ेगा। अब हम इसको पढ़ के देखते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा x इज़ वाइफ ऑफ z। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। तो ये x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा, तो इस केस में ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। देखिए ई पार्ट, इसमें r रिलेशन गिवन है x, y सच दैट x इज़ फादर ऑफ y। x y का पिता है, x इज़ फादर ऑफ y।
तो पहली कंडीशन में रिफ्लेक्सिव हम चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब x कॉमा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, लिख दिया हमने। आप पढ़ के देखते हैं, x इज़ द फादर ऑफ x। तो क्या x खुद का पिता हो सकता है, फादर हो सकता है? नहीं, ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो डज नॉट बिलोंग्स टू r हो जाएगा। इस केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा रिलेशन। नेक्स्ट सिमेट्रिक की बात करें तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r कह सकते हैं, सही है। अब इसके बाद हमें ये भी तो लिखना पड़ेगा, y कॉमा x बिलोंग्स टू r, ये लिखना पड़ेगा। अब पढ़ के देखते हैं, y इज़ फादर ऑफ x। अभी यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे कि x जो है फादर है किसका, y का। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि y फादर है x का, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव की बात करें तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, ओके ठीक। उसके बाद y कॉमा z बिलोंग्स टू r, ये भी ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि x इज़ द फादर ऑफ y एंड y इज़ द फादर ऑफ z। तो नेक्स्ट केस में हमें फिर यही लिखना पड़ेगा कि x कॉमा z बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे x y का पिता है, y z का पिता है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि x z का पिता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ लिख रहे हैं x इज़ द फादर ऑफ z, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसमें ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया, बता दिया आपको। तो ये आपका 5th पार्ट जो था फर्स्ट क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया।